हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये ग्रॉसरी लिस्ट, जहाँ पर यूज़र उन आइटम्स को ऐड कर सकता है जो आइटम उसे परचेज़ करने हैं। हम यहाँ पे रखने वाले एक इनपुट जिसकी हेल्प से यूज़र इन आइटम्स को ऐड कर सकता है और साथ ही हम आइटम के लिए रखेंगे एक डिलीट बटन और एक चेक बॉक्स जिससे यूज़र चेक कर सकता है कि उसने वो आइटम परचेज़ किया है या नहीं, या फिर डिलीट बटन की हेल्प से उस आइटम को डिलीट कर सकता है। यहाँ पर हम मल्टीपल आइटम डिलीट करने के लिए भी ऑप्शन रखने वाले हैं, जैसे कि सारे आइटम्स को एक साथ डिलीट करना या फिर उन आइटम्स को डिलीट करना जो चेक्ड हो चुके हैं। और हम यूज़र को ये भी बताने वाले हैं कि लिस्ट में टोटल आइटम्स कितने हैं या फिर कितने परचेज़्ड आइटम है और कितने रिमेनिंग आइटम है। इवन सबकी इंडिविजुअल लिस्ट भी यहाँ पे देख सकता है यूज़र जस्ट बाय वन क्लिक। तो ये सब हम करने वाले हैं यहाँ पे लोकल स्टोरेज की हेल्प से, जिससे कि पेज रिफ्रेश होने पे डेटा लॉस्ट ना हो या फिर ब्राउज़र क्लोज़ होने पर भी डेटा लॉस्ट ना हो। मेरा नाम है सुल्तान और अगर आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर तो जॉइन कर सकते हैं हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्सेज़ को, जहाँ पर आप ट्रेनर के साथ लाइव इंटरैक्शन करते हुए वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, जिससे आपके डाउट्स ईज़िली क्लियर हो। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में फिल कीजिए, जिससे हमारी टीम आपसे कनेक्ट करे और आपके डाउट्स को क्लियर करे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास में एक फ़ाइल है और इस फ़ाइल में मैं ले लेता हूँ एक डिव टैग। इस डिव में हम अपनी कंप्लीट लिस्ट बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं इसको क्लास दे देता हूँ मेन। इसको कुछ प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं यहाँ पे सीएसएस की हेल्प से। यहाँ चलते हैं और स्टाइल टैग मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। सबसे पहले एस्टेरिस्क में हम रखने वाले हैं मार्जिन 0 और पैडिंग 0, जिससे कि डिफ़ॉल्ट में कोई भी मार्जिन या पैडिंग ना रहे। और साथ ही मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ बॉक्स साइज़िंग बॉर्डर बॉक्स, जिससे मुझे बॉर्डर और पैडिंग के लिए कैलकुलेशन ना करनी पड़े। और क्योंकि हम यहाँ पे लिस्ट बना रहे हैं तो बिना यूएलएलआई के लिस्ट बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिस्ट स्टाइल नन कर देता हूँ, जिससे मुझे डिफ़ॉल्ट में कोई मार्कर ना मिले मेरी एलाइज़ पे। चलिए अब मेन को डिज़ाइन कर लेते हैं, तो यहाँ चलते हैं और मेन को मैं एक हाइट दे देता हूँ। लगभग मैं इसको हाइट देने वाला हूँ 100 वीएच, क्योंकि एक कंप्लीट स्क्रीन पे मुझे पूरा मेन चाहिए। इसमें अलग-अलग डिव्स हो सकती है, इसीलिए मैं इसे दे देता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स। और सारी डिव्स को मुझे एक के नीचे एक रखना है, तो यहाँ पे हम रखने वाले हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। चलिए ये मेन आ चुका है। अब हम यहाँ रख लेते हैं एक हेडिंग H1 टैग का यूज़ करके, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H1 और जो हमारी लिस्ट का नाम है जैसे ग्रोसरी लिस्ट, उसे यहाँ पुट कर लेता हूँ। इवन आप इस लिस्ट का किसी टास्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और किसी और चीज़ के लिए भी, जब भी आपको कोई लिस्ट बनानी होगी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ग्रोसरी के लिए यूज़ करें। तो यहाँ रख लेता हूँ मैं मेन, और अब मेन के अंदर जो हमारा H1 है उसे हम दे देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और साथ ही यहाँ पे मैं रख लेता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, जिससे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको रखने वाला हूँ अंडरलाइन। तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। एक बार मैं इसे ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र में और ये कुछ इस तरह से हमारे सामने नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ पे मेन को दे देते हैं पैडिंग, तो चलिए मैं पैडिंग दे देता हूँ लगभग 20 पिक्सल, जिससे चारों तरफ से थोड़ा-सा स्पेस ये इनसाइड ले लेगा। अब हम यहाँ पे डिव्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं टॉप वाला एरिया क्रिएट करता हूँ, जिस एरिया में यहाँ पे एक इनपुट रखना है, ऐड बटन रखना है और साथ ही ये 2 डिलीट बटन। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक डिव और इस डिव को क्लास दे देते हैं इनपुट डिव या फिर आईएनपी डिव। क्योंकि आईएनपी डिव के अंदर एक इनपुट है, एक ऐड बटन है और 2 डिलीट बटन भी है, तो इसको मैं दे देने वाला हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। साथ ही हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमारी आईएनपी डिव है इसमें 2 डिव ले लेते हैं, यानी इनपुट को और इनपुट को ऐड करने वाले बटन को अलग रखेंगे एक डिव में सेपरेट, और डिलीट बटन्स को अलग रखने वाले हैं। तो इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ इनर। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक इनपुट और इनपुट का टाइप रखने वाले हैं टेक्स्ट, और साथ ही यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक बटन, और इस बटन पे हम लिख देते हैं ऐड एन आइटम या फिर ऐड आइटम ओनली। चलिए, और एक प्लेस होल्डर भी लगा लेते हैं इनपुट में, जिससे अच्छा लगेगा ये, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड एन आइटम। चलिए, अभी कुछ इस तरह से ये हमारे सामने नज़र आ गया होगा। ये रहा। अब हम इसको थोड़ा-सा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए यहाँ चलते हैं और ये जो हमारा इनर है, इसको भी थोड़ा-सा विड्थ दे देते हैं हम लोग। विड्थ मैं देने वाला हूँ 50%, जिससे कि ये अपने पैरेंट का 50% विड्थ ले लेगा। और अब हम क्या करते हैं, इनर के अंदर जो इनपुट है, उसे थोड़ा-सा प्रॉपर्टी देने वाले हैं। तो यहाँ चलते हैं, ये मैं इनपुट को यहाँ पे पिक कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं इनपुट को देता हूँ पैडिंग टॉप बॉटम से 15 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। मेरे ख्याल से इतनी पैडिंग काफ़ी होगी। और साथ ही यहाँ पे मैं बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और हम देने वाले हैं बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस मैं दे देता हूँ 4 पिक्सल एंड साथ ही इस इनपुट को आउटलाइन में दे देता हूँ नन, जिससे किसी तरह की कोई आउटलाइन नहीं आएगी। चलिए देखते हैं इस इनपुट को, और ये कुछ इस तरह से नज़र आने वाला है। अब थोड़ा-सा इसकी विड्थ को बढ़ा देते हैं, जिससे ये थोड़ा अच्छा लगने लगे। तो यहाँ चलते हैं और मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 70%। गुड।
अब हम क्या करेंगे, इस ऐड आइटम बटन को भी थोड़ा-सा डिज़ाइन कर लेते हैं, तो यहाँ चलते हैं और इनर में जो बटन है, उसको थोड़ा-सा डिज़ाइन करते हैं, ये लीजिए। या फिर इस तरह के बटन्स हमारे मल्टीपल टाइम यूज़ होने वाले हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस बटन को एक क्लास ही दे देता हूँ, थीम बीटीएन, क्योंकि ये क्लास हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर पाएँगे। मैं लगभग पैडिंग दे देता हूँ इसे टॉप बॉटम से 12 पिक्सल और बैकग्राउंड हम यहाँ पे रख लेते हैं स्काई ब्लू और साथ ही इसको भी मैं बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और बिना बॉर्डर रेडियस के इसको भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे दे देते हैं बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल। चलिए देखते हैं एक बार ये बटन हमें कैसा नज़र आ रहा है। गुड, थोड़ी-सी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेते हैं और फ़ॉन्ट वेट भी बोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 18 पिक्सल एंड जो फ़ॉन्ट वेट है उसको बढ़ा के कर देते हैं हम लोग बोल्ड। ये लीजिए, अभी ये अलाइन नहीं है। इसको अलाइन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो पैरेंट है, कौन है? इनर। इनर को दे देते हैं हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर का यूज़ करके हम इनको एक लाइन में अलाइन कर सकते हैं। चलिए, हो गए। अब इस बटन को मैं थोड़ी-सी मार्जिन दे देता हूँ और पैडिंग को भी थोड़ा-सा बढ़ा दूँगा। तो यहाँ पे टॉप बॉटम से 12 पिक्सल है एंड लेफ्ट राइट से मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल। चलिए एक बार देखें बटन को। ठीक है। और साथ ही बटन को मैं देने वाला हूँ मार्जिन लेफ्ट जिससे इनपुट और बटन के बीच में थोड़ा-सा स्पेस आ जाए। गुड, लगभग बटन तैयार है लेकिन थोड़ी-सी ऊपर से पैडिंग मिल जाती तो मज़ा ही आ जाता। तो यहाँ चलते हैं और जो हमारा H1 है, इस H1 को मैं यहाँ पे दे देता हूँ पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल। चलिए, अब इस बटन पर हम लगाते हैं होवर इफ़ेक्ट। तो पहले तो मैं बटन को दे देता हूँ कर्सर पॉइंटर जिससे कि ये क्लिकेबल भी दिखे और हम इस पे लगाने वाले हैं होवर। होवर पे मैं करने वाला हूँ इसका बैकग्राउंड व्हाइट जिससे जब भी मैं इस पे होवर करूँ तो बटन थोड़ा-सा अलग नज़र आए। चलिए देखें एक बार। गुड। तो हमारा इनपुट तैयार है, ऐड बटन तैयार है, अब हम ये 2 डिलीट बटन भी लगा लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं और हमें लेना है एक और डिव उन दोनों बटन्स के लिए और इस डिव को भी मैं सेम क्लास दे देता हूँ इनर जिससे कि इसकी विड्थ भी 100% हो जाए। इस पर भी डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे दे रखी है इनर को, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे डिलीट बटन बना देते हैं। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक बटन और ये बटन है सारे आइटम को एक साथ डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिलीट ऑल आइटम्स। कुछ प्रॉपर्टीज़ दे देंगे इसको। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ चल के मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ डिलीट बीटीएन। इसको भी हम बॉर्डर दे देते हैं लगभग 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और साथ ही हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी देने वाले हैं इसको 4 पिक्सल और इसका जो बैकग्राउंड है उसको डिलीट टाइप दिखाने के लिए हम यहाँ पे रख लेते हैं रेड। ये लीजिए, एक बार देखें, रिफ्रेश करते हैं, ये बटन आ चुका है। अब थोड़ी-सी पैडिंग की ज़रूरत है, तो इसको हम यहाँ चलते हैं और यहाँ चल के दे देते हैं पैडिंग। पैडिंग मैं दे देता हूँ लगभग 12 पिक्सल टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से अभी हम पैडिंग 0 दे रहे हैं क्योंकि मैं इसको विड्थ देने वाला हूँ। साथ ही हम यहाँ पर इसको दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज़, चलो फ़ॉन्ट वेट भी दे देते हैं, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड एंड जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम रख लेते हैं 18 पिक्सल और फ़ॉन्ट का कलर अगर व्हाइट रख लेंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है। ओके। तो अभी अच्छा लग रहा है। एक और बटन यहाँ पे बनाते हैं, फिर हम दोनों को विड्थ भी दे देंगे। तो दूसरा बटन जो है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम रख लेते हैं। सेम क्लास रहने वाली दोनों बटन की, बस ये जो बटन है वो चेक्ड आइटम को डिलीट करने के लिए है। दोनों बटन तैयार है, अब यहाँ चलते हैं और यहाँ जाने के बाद में मैं इनको दे देने वाला हूँ विड्थ। विड्थ हम दे देते हैं लगभग 40% और मार्जिन जो है वो टॉप बॉटम से 0 एंड लेफ्ट राइट से मैं 10 पिक्सल रख देता हूँ यहाँ पे। चलिए दोनों बटन आ चुके हैं। अब इनको भी हम दे देते हैं कर्सर पॉइंटर और कुछ होवर लगा देते हैं। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ कर्सर पॉइंटर और इस बटन पे लगाने वाला हूँ मैं होवर और इस बार होवर पे सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो पहले मैं बैकग्राउंड व्हाइट कर लेता हूँ क्योंकि इसका टेक्स्ट भी जो है वो व्हाइट है, तो हम यहाँ पे इसका जो कलर है उसको कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, डिलीट आइटम्स भी तैयार है। अब हम बनाते हैं अपनी लिस्ट के लिए डिव। तो यहाँ चलते हैं और जो आईएनपी डिव है इसके जस्ट नीचे मैं एक और डिव ले लेता हूँ और ये डिव बनने वाली है लिस्ट डिव। लिस्ट डिव को थोड़ी-सी प्रॉपर्टीज़ दे देंगे, उसके बाद हम यूएलएलआई लेकर इसे डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, मैं रख लेता हूँ लिस्ट डिव। लिस्ट डिव को हम हाइट दे देते हैं लगभग 70 वीएच, अगर कम ज़्यादा भी होगा तो डिस्प्ले फ्लेक्स से जो है ये मैनेज हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे हम रख लेते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक।
और बॉर्डर रेडियस हम इसको भी देने वाले हैं 4 पिक्सल। चलिए एक बार देखें, ये डिव आ चुकी है हमारे सामने। तो एक और प्रॉपर्टी हमें मेन को दे देनी चाहिए, वो क्या है? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, जिससे कि क्या हो जाए कि स्पेस इनके बीच में अच्छे से मैनेज हो जाए। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ स्पेस बिटवीन, ये लीजिए आ चुकी है। और अब हम लेने वाले हैं एक और डिव जो हमें अलग-अलग कैटेगरी के आइटम्स, कैटेगरी मतलब परचेज़ हुए हैं या नहीं, ठीक है? तो यहाँ चलते हैं और इसके नीचे हम ले लेते हैं एक और डिव, बाद में हम वापस लिस्ट डिव पे आएँगे। इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ बीटीएन डिव, और यहाँ पे हम 3 बटन रखने वाले हैं। और क्लास में वही दे देता हूँ थीम बीटीएन, ये है ऑल आइटम्स के लिए। और यहाँ पे हम आइटम्स की क्वांटिटी भी दिखाने वाले हैं, तो एक बार मैं 0 रख लेता हूँ। बाद में हम जैसे-जैसे लिस्ट ऐड होगी इसको डायनामिक कर देंगे। परचेज़्ड आइटम के लिए ये बटन रखने वाले हैं, और जो आइटम रिमेनिंग है, अभी तक परचेज़ हुए नहीं है, उसके लिए हम ये बटन रखने वाले हैं। एक बार देखते हैं आउटपुट, ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है, बिल्कुल सही है। आप देखिए बटन्स भी आ गए हैं, बस थोड़ा-सा काम करना है। जैसे कि ये जो बीटीएन डिव है, इसको हम दे देते हैं यहाँ चल के टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जिससे सारे बटन जो है वो सेंटर में चले जाएँगे। ये लीजिए। और बटन की विड्थ अगर सबकी बराबर हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा, तो मैं कोई भी एक रैंडम विड्थ दे देता हूँ, जैसे यहाँ रख लेता हूँ, और इन बटन्स को यहाँ पे मैं विड्थ देता हूँ लगभग 20%, जिससे इनकी विड्थ इक्वल हो जाएगी और ये बटन अच्छे दिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर बटन्स इनपुट तैयार हो चुके हैं, अब हमें लगाना है कि लिस्ट कैसी दिखनी चाहिए हमारी। तो लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ चलते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं यूएलएलआई का। तो हमने यहाँ पे सारे इनपुट और बटन रख लिए हैं, अब हमें लिस्ट की स्टाइल करनी है, तो हम देखते हैं कि अब हम अपनी लिस्ट को कैसे स्टाइल करने वाले हैं। तो यहाँ चलते हैं, जो हमारी लिस्ट डिव है, इसमें मैं ले लेता हूँ एक यूएल और उसमें कुछ एलाइज़। जैसा कि हमने देखा था कि एलआई के अंदर हमें सबसे पहले चाहिए एक इनपुट टाइप चेकबॉक्स, जिसकी हेल्प से यूज़र चेक कर पाएगा कि आइटम चेक है या नहीं। और साथ ही यहाँ पे मैं रख लेता हूँ एक स्पैन टैग, जिसमें यूज़र का आइटम रहेगा, यानी जैसे मैं लिख देता हूँ आइटम 01 या जो भी आप लिखना चाहते हैं आइटम। और यहाँ पे हम रखने वाले एक डिलीट बीटीएन, जिसकी हेल्प से यूज़र आइटम को डिलीट कर सकता है। चलिए एक बार देखें, ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। अभी ढेर सारी एलाइज़ मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, उसके बाद हम इसको डिज़ाइन करेंगे। चलिए इस एलाई को मैं कॉपी कर लेता हूँ मल्टीपल टाइम्स। चलिए, तो यहाँ पे मैंने ढेर सारी एलाइज़ रख ली है और एक बार जाके आउटपुट देखते हैं, और ये कुछ इस तरह से आउटपुट नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये ओवरफ्लो होके जा रही है हमारी एलाइज़, और ओवरफ्लो नहीं होनी चाहिए। तो ओवरफ्लो को रोकने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, जो हमारी लिस्ट ड्यू है, कहाँ है? चलिए, ये रही। जो हमारी लिस्ट ड्यू है, इसको हम दे देंगे यहाँ पे ओवरफ्लो व्हाई स्क्रॉल, एंड इट्स लुकिंग गुड। बस एक प्रॉब्लम अभी और आ रही है, ये जो साइड में स्क्रॉल बार है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसे भी हम थोड़ा-सा कस्टमाइज़ कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ चलते हैं और ये हमारी लिस्ट ड्यू पे है, तो मैं यहाँ से लिस्ट ड्यू की क्लास को यहाँ से उठा लेता हूँ। चलिए, क्योंकि इसके लिए मुझे वेंडर प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ वेबकिट का। और यहाँ पे जो स्क्रॉल बार है मेरा, सबसे पहले मैं उसकी विड्थ कम करने वाला हूँ। तो विड्थ हम कम करके लगभग कर देते हैं 4 पिक्सल, इतनी बहुत होने वाली है। और अब हम क्या करते हैं, इसके कलर को चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर आप विड्थ एडजस्ट करते हैं तो सब कुछ हमें कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ चलते हैं और इसको मैं पिक कर लेता हूँ। और स्क्रॉल बार का जो ट्रैक है, उसे मैं एक बार कोई भी कलर दे देता हूँ। जैसे कि मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ ब्लैक, एंड लेट्स सी, यहाँ पे ब्लैक कलर आ चुका है कर्सर के पास, अगर आप देखोगे तो। अब जो थंब यहाँ पे चल रहा है, उस थंब को भी डिज़ाइन दे देते हैं। तो यहाँ चलते हैं और थंब को भी हम एक कलर दे देते हैं। तो स्क्रॉल बार का जो थंब है, उसे हम दे देने वाले हैं बैकग्राउंड रेड, जिससे कि थंब हमें रेड कलर का दिखेगा। चलिए, यहाँ पे ये थंब आ चुका है। अब जब थंब आ चुका है, तो मेरे ख्याल से ब्लैक कलर वहाँ पे सूट नहीं कर रहा है। आप चाहें तो रख सकते हैं, बट मैं ब्लैक की जगह व्हाइट रख लूँगा, तो ट्रैक दिखेगा ही नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड भी हमारा व्हाइट है।
ये लीजिए, तो यहाँ पे स्क्रॉल बार को भी हमने कस्टमाइज़ कर लिया है। अब बारी आती है हमारी लिस्ट की, क्योंकि जो मेन है उसको हमने छोड़ ही दिया है अब तक। तो चलिए यहाँ पे यूएल-एलआई में जो भी जितनी भी एलाइज़ है उन सारी एलाइज़ को डिज़ाइन करते हैं। पहले मैं लिस्ट ड्यू को दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि एक लाइन में मैं चाहता हूँ ज़्यादा एलाइज़ रहे। तो यहाँ पे हम रख लेने वाले हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और साथ ही मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड का, जिससे स्पेस दोनों तरफ से बराबर डिवाइड हो जाए, और साथ ही थोड़ी-सी पैडिंग मैं इसको और एक्स्ट्रा देने वाला हूँ। टॉप बॉटम से 0 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, और हम इसको दे देते हैं फ्लेक्स रैप, जिससे कि अगर ज़्यादा एलाई हो जाए तो वो नेक्स्ट लाइन में चली जाए। चलिए यहाँ चेक करते हैं, ये सारी एलाइज़ यहाँ पे आ चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं, एलाइज़ को डिज़ाइन करने वाले हैं। चलिए, तो जो हमारी लिस्ट ड्यू है, हमने कहाँ लिया है लिस्ट ड्यू, ओके, यहाँ पे रखते हैं यूएल एक्चुअली। फाइन, अभी ठीक है। तो लिस्ट ड्यू के अंदर हमने यूएल रख लिया है, सब कुछ सही हो चुका है। अब हम एलाइज़ को डिज़ाइन कर देने वाले हैं। एक लाइन में लगभग मैं रखने वाला हूँ 4 एलाइज़, तो मैं विड्थ कर देता हूँ 22%, जिससे थोड़ा-सा एरिया बच भी जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक लाइन में 4 एलाइज़ आ चुकी है। अब यहाँ पे एलाई को डिज़ाइन करने की बारी आ चुकी है। सबसे पहले मैं पैडिंग दे देता हूँ टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0, और साथ ही यहाँ पे मैं देने वाला हूँ बॉर्डर बॉटम, जिससे कि हर एलाई हमें अलग-अलग नज़र आएगी। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर बॉटम देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड स्काई ब्लू। ये लीजिए, सारी एलाइज़ तैयार है, बस अब इस एलाई के अंदर के आइटम्स को अलाइन करना है। तो सिंपल है, हम यहाँ पे एलाई को दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और साथ ही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन का, जिससे क्या होने वाला है, सब कुछ अलाइन हो जाएगा। ये देखिए, अभी काफ़ी सही लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आइटम्स को डिज़ाइन करते हैं और डिलीट बटन को भी डिज़ाइन करते हैं। बट मुझे लगता है यूएल को हमें टॉप से भी थोड़ी-सी पैडिंग दे देनी चाहिए। तो यहाँ मैं इसे चारों तरफ से 20 पिक्सल पैडिंग दे देता हूँ। इट्स गुड। अभी आप बोलोगे कि सर स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा है, तो जब आपके आइटम्स ज़्यादा होंगे तो स्क्रॉल बार आ जाएगा, और ये यहीं पे स्क्रॉल होगा। मतलब आपकी जो ओवरऑल वेबसाइट या ओवरऑल पेज, मैं कह सकता हूँ 100 वीएच में रहने वाला है। चलिए, अब हम यहाँ पे एलआई के अंदर जो टेक्स्ट है उसकी फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा देते हैं, जिससे ये अच्छा लिखने लगेगा, 18 पिक्सल, और साथ ही मैं यहाँ पे क्या कर देने वाला हूँ, जो फ़ॉन्ट वेट है उसको बढ़ा के कर देता हूँ बोल्ड। ठीक है, अब इस डिलीट बटन की बारी है। इस डिलीट बटन को हम थोड़ा अच्छा दिखा देते हैं, तो यहाँ चलते हैं। और जो हमारे डिलीट बटन का क्लास था, कहाँ है? चलिए देखें एक बार। ये रही डिलीट बटन। ये सेम क्लास अगर मैं किसी बटन में रख के देखूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये बटन तो है, लेकिन पैडिंग थोड़ी ज़्यादा है, तो हम इसको अलग से ही डिज़ाइन दे देने वाले हैं। जस्ट लेट इट बी, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी दी है एक्चुअली। तो फिलहाल मैं ये क्लास हटा देता हूँ, और यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं, अब सब कुछ नॉर्मल है। अब हम क्या करते हैं, एलआई के अंदर जो बटन है उसको डिज़ाइन करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं इसको पिक कर लेता हूँ, ये लीजिए, और जो हमारा बटन है उसे हम दे देते हैं पैडिंग टॉप से लगभग 4 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से लगभग 8 पिक्सल। साथ ही मैं यहाँ पे जो बॉर्डर रेडियस है वो हम दे देते हैं 4 पिक्सल, और बॉर्डर देने वाला हूँ मैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अभी अभी तो हमें बॉर्डर नहीं दिख रहा है, लेकिन होवर पे वो बॉर्डर हमें दिखने लगेगा, तो एक बार चेक करते हैं। ये कुछ इस तरह से नज़र आने वाला है। अब हम यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड है उसे भी कर देते हैं रेड, और जो कलर है फ़ॉन्ट का उसे हम कर देते हैं व्हाइट। ऑल गुड। और जो होवर इफ़ेक्ट है, होवर इफ़ेक्ट पे हम क्या करने वाले हैं, इसके बैकग्राउंड को कर देने वाले हैं व्हाइट। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ होवर, एंड जो बैकग्राउंड है उसे हम कर देते हैं एक बार व्हाइट, और क्योंकि इसके टेक्स्ट का कलर भी व्हाइट है, तो होवर पे हमें जो कलर है उसको करना होगा ब्लैक, जिससे कि हम टेक्स्ट को देख सकें। ये लीजिए। तो हमारा डिलीट बटन भी लगभग तैयार है, और यहाँ पे कर्सर पॉइंटर भी लगा लेते हैं, जिससे ये थोड़ा-सा अच्छा दिखने लगेगा। कर्सर पॉइंटर मैंने यहाँ पे लगा दिया, और एक और चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, वो है फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। तो यहाँ पे लगभग स्टैटिक डेटा हमारा कंप्लीटली तैयार है, यानी एक तरह से आप ये कह सकते हो कि आपने यूआई कंप्लीटली तैयार कर लिया है। अब जो बचा है वो है जावास्क्रिप्ट के लॉजिक। चलिए, जावास्क्रिप्ट के लॉजिक लगाने से पहले हम एक बार कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है कि हम यहाँ पर इनपुट में कुछ भी डेटा जो ऐड करने वाले हैं, वो ऐड बटन के क्लिक पे लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा, और लोकल स्टोरेज में सेव होने के बाद में हम शो डेटा या फिर शो डेटा नाम का कोई फंक्शन बना लेंगे, जिससे क्या करेंगे, उस डेटा को फैच करेंगे और यहाँ पे एलआई में ऐड करते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ चलते हैं, और यहाँ पे
जो ऐड बटन है, पहला फंक्शन मैं इसी पे बना लेता हूँ। तो कहाँ है हमारा ऐड बटन? ये रहा। इसके ऑन क्लिक पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ ऐड डेटा। हाँ, और साथ ही यूएल के अंदर जितनी भी एलाइज़ है अब हम उन्हें हटा सकते हैं क्योंकि अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। एक को छोड़ देते हैं जिससे आपको आइडिया रहेगा कि जब आप क्रिएट करोगे तो किस तरह से क्रिएट करनी है। तो फिलहाल एक एलआई है हमारे पास में, बाकी एलाइज़ मैंने यहाँ से हटा ली है। अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट में। मैं रख लेता हूँ एक स्क्रिप्ट टैग और यहाँ पे एक फंक्शन मैं कॉल कर लेता हूँ। सॉरी, फंक्शन मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन रखने वाला हूँ ऐड डेटा के अंदर। लेकिन ऐड डेटा के अंदर फंक्शन रखने से पहले हमें कुछ इनिशियल चीज़ें गेट कर लेनी चाहिए। जैसे कि इनपुट, तो इनपुट के लिए हम यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं इनपुट को, और इसको आईडी दूँगा मैं यूज़र आईएनपी। साथ ही कुछ चीज़ें और चाहिए होगी जैसे कि लिस्ट डिव जो है उसके अंदर का यूएल, तो उसे भी हम गेट कर लेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं इनपुट। चलिए, यूज़र आईएनपी नाम का ही मैं कांस्टेंट डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ पर, और हम क्या करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से इसको गेट करने वाले हैं। इनपुट हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, जैसे ही इस बटन पे क्लिक करें तो इस बटन के क्लिक करने पर क्या करना है, इस इनपुट की वैल्यू को लेना है। तो यहाँ चलते हैं और मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट वेल, और जो भी हमारा इनपुट है उसके आगे डॉट वैल्यू लगा के मैं इसकी वैल्यू को गेट कर लेने वाला हूँ। और एक बार हम इसे कंसोल करके देख लेते हैं कि हमें वैल्यू एक्यूरेट मिल रही है कि नहीं। यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कंसोल देखते हैं। चलिए, वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब ये वैल्यू हमें पहुंचानी है लोकल स्टोरेज में, बट लोकल स्टोरेज में पहुंचाने से पहले इस वैल्यू के साथ में हमें कुछ और डेटा पहुंचाना होगा। जैसे कि बाय डिफॉल्ट मैं मान लेता हूं कि सारे ही इनपुट जो है वो अनचेक्ड है। तो चेक्ड है या नहीं है ये डेटा भी हमें वहाँ पे रखना होगा। तो अनचेक्ड के लिए मैं यहाँ पे एक की बना लूँगा जिसको बोल दूँगा इफ चेक्ड, और वहाँ पे हम भेजने वाले हैं फॉल्स, यानी पहले से मैं मान लेता हूँ कि अनचेक्ड है। तो यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले एक ऑब्जेक्ट, तो चलिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट न्यू ओबीजे, और सबसे पहले इस न्यू ओबीजे के अंदर हम रख लेते हैं आइटम की आईडी, क्योंकि हर आइटम के लिए हमें एक अलग से आईडी रखनी ही होगी। तो फिलहाल मैं आईडी मान लेता हूँ 0। उसके बाद हम लॉजिक लगाएँगे कि हमें आईडी को कैसे रखना चाहिए, या फिर कैसे हम कैलकुलेट करके हर आइटम के लिए आईडी क्रिएट करेंगे। साथ ही यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे की ले लेता हूँ जिसमें मैं अपनी आइटम को भेज देने वाला हूँ। तो यहाँ पे ले लेते हैं वेल, और अब मैं रख लेता हूँ कि ये आइटम कहीं चेक्ड है या नहीं। तो इफ चेक्ड नाम की मैं यहाँ पे की बना लेता हूँ, और इसमें एक बार भेज देता हूँ फॉल्स, यानी मैं मान लेता हूँ कि आइटम बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड नहीं है। अब हमें ये ऑब्जेक्ट भेजना है लोकल स्टोरेज में। तो सिंपल है, लोकल स्टोरेज में ऑब्जेक्ट भेजने के लिए सबसे पहले हम लेने वाले हैं लोकल स्टोरेज, और फिर हम क्या लगा देंगे, सेट आइटम। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम के बाद में आपको अपने आइटम को एक की देनी पड़ेगी। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम के बाद में आपको अपने आइटम को एक की देनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप लोकल स्टोरेज से दोबारा डेटा को गेट करोगे तब आपके पास की होनी चाहिए कि आपको पर्टिकुलर कौन सा डेटा चाहिए। तो यहाँ पे मैं की रख लेता हूँ माई ग्रॉस लिस्ट या फिर माई ग्रो लिस्ट। ये मेरी की है, इसी की हेल्प से मैं दोबारा डेटा को गेट कर पाऊंगा, और मुझे डेटा को यहाँ पे जेसन के फॉर्मेट में भेजना है। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। चलिए, और इसमें हम भेज देते हैं ये न्यू ऑब्जेक्ट, यहाँ रख लेते हैं, और ये मैंने भेज दिया। अब हम यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इंस्पेक्ट भी मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि हम चेक करने वाले हैं कि लोकल स्टोरेज में डेटा पहुँचा कि नहीं। तो जब आप इंस्पेक्ट में जाने के बाद एप्लीकेशन पर जाओगे तो यहाँ पे फाइल में हमें यहाँ पे डेटा मिलने वाला है। तो चलिए मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम 01, और ऐड पे क्लिक करता हूँ। हमारे पास डेटा आया कि नहीं वो चेक करता है। अगर नहीं आया तो हम कंसोल में चेक करने वाले हैं कि एरर क्या है। और चलिए एक बार एरर देखते हैं कि यहाँ पे हमने स्ट्रिंगिफाई की स्पेलिंग गलत लिखी है। माय बैड। रिफ्रेश करते हैं फिर से। यहाँ पे पहले मैं आइटम 01 भेज देता हूँ। इस बार कोई एरर नहीं आई है, और यहाँ चलते हैं एप्लीकेशन के अंदर, आप देखोगे माय ग्रो लिस्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए कि मैं अनदर डेटा भेज रहा हूँ, लाइक मैंने यहाँ से भेजा आइटम 02, और मैंने आइटम ऐड किया। आप देखोगे कि यहाँ पे आइटम 02 तो आ गया, लेकिन पहले वाला आइटम रिप्लेस हो गया। मतलब जब भी आप लोकल स्टोरेज में सेम की से एक नई वैल्यू भेज देते हैं तो उस की में पहले से जो भी वैल्यू स्टोर होती है वो रिप्लेस हो जाती है नई वाली वैल्यू से। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि पहले वाली वैल्यू भी बनी रहे, और नई वाली जो वैल्यू है वो उसमें ऐड हो जाए। तो यहाँ चलते हैं और हम पहले ये देख लेते हैं कि
ऐड करने से पहले हम क्या देखेंगे कि पहले से वहाँ कुछ है तो नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले लोकल स्टोरेज से डेटा को गेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम करने के लिए आपको चाहिए होती है उस आइटम की की, और हमारे आइटम की क्या है, माइग्रो लिस्ट। चलिए, अब ये जो डेटा है, ये डेटा हमें किसमें मिलने वाला है, जेसन में मिलने वाला है। अब हमें इसे फिर से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इस कंप्लीट क्वेरी को हमें लिखना होगा जेसन डॉट पार्स में। चलिए, एक बार मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट ए, एंड इसको हम करने वाले हैं कंसोल। और फिलहाल जो सेट डेटा है उसको मैं रोक लेता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ ए को ही देखना है। तो यहाँ चलते हैं, मैं कुछ भी लिख के यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड आइटम पे, और कंसोल में देखते हैं यहाँ पे हमें वो ऑब्जेक्ट मिल चुका है जो पहले से वहाँ पे है। बट अब मान लीजिए कि आपने पहली बार अपने ब्राउज़र पे ये पेज ओपन किया या फिर ये वेबसाइट ओपन की है, और पहले से कोई डेटा वहाँ पे नहीं है, तो इस की से हमें वहाँ कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है। इस केस में एरर आ जाएगी, तो इसको हम हैंडल कर लेते हैं यहाँ पे। और मैं मान लेता हूँ कि अगर यूज़र पहली बार आता है, तो आप एक काम करो, एक ब्लैंक एरे ले लो। तो इसे मैं हैंडल कर लेता हूँ यहाँ पे नलेबल ऑपरेटर से, जिसकी हेल्प से अगर यूज़र पहली बार आया होगा, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ब्लैंक एरे। और एरे यहाँ पे क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को वहाँ पे भेजने वाले हैं, और सारे ऑब्जेक्ट्स को एरे में ही रखने वाले हैं। तो यहाँ चलते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये जो ए है हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ये एक एरे है। यहाँ पे इसको मैं वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ डेटा, और साथ ही ये कंसोल अभी हटा लेते हैं। ये जो नया ऑब्जेक्ट बना है, जैसे सबसे पहले क्या होने वाला है कि इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं हम लोग पहले, कि यहाँ से जो डेटा है, ये पहले डेटा गेट करेगा। अगर इसको डेटा नहीं मिलता है, तो ये एक ब्लैंक एरे ले लेगा, ठीक है? फिर यहाँ पे जो भी यूज़र का आइटम का नाम है, उसे हमने एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, और इसे हम पुश कर देते हैं इस डेटा के अंदर। और पुश करने से वो एरे के लास्ट में ऐड होगा। मैं चाहता हूँ मेरा डेटा सबसे पहले दिखे, यानी न्यू डेटा पहले दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं अनशिफ्ट, और इसमें मैं भेज देता हूँ न्यू ओबीजे। चलिए, अब ये जो डेटा नाम का एरे है, इसमें क्या चला गया है, वो ऑब्जेक्ट चला गया है, और अब हम इस डेटा को क्या करने वाले हैं, भेजने वाले हैं। यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और एक बार एप्लीकेशन में चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि माय ग्रो लिस्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट, और अब हम आइटम ऐड करते हैं। यहाँ पे एक आइटम ऐड हो चुका है, अगर आप ध्यान से देखोगे, और वो एरे के अंदर ऐड हुआ है। यहाँ पे मैं आइटम 02 भी ऐड कर लेता हूँ, और अनदर आइटम भी आ चुका है। अब क्या हो रहा है कि जब भी आप आइटम ऐड करते हो, वो पहले वाले आइटम को गेट करता है, उसमें नया आइटम पुट करता है, देन उस आइटम को दोबारा से लोकल स्टोरेज में सेट करता है। तो यहाँ पे डेटा भेजने वाला हमारा प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है। अब शो डेटा पे हम दिखाएँगे कि इस डेटा को गेट करके शो कैसे करना है, और वहीं पे लगने वाले हैं ढेर सारे लॉजिक। तो मैं यहाँ पे बहुत सारा डेटा इसमें एक बार ऐड कर लेता हूँ। चलिए, अब हम देखते हैं कि डेटा को शो कैसे करना है। तो डेटा को शो करने के लिए हमें चाहिए यूएल, क्योंकि यूएल में ही हम डेटा शो करने वाले हैं। तो यहाँ चलते हैं, इस डिव को मैं पिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ लिस्ट डेटा, या फिर डेटा लिस्ट। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से क्या करूँगा, इस एलआई को गेट कर लूँगा। तो ये जो लिस्ट डिव नाम की डिव है, इसके अंदर क्या है, मेरी एक यूएल है, इस यूएल को मैंने गेट कर लिया है, और यूएल मुझे मिल चुका है। चलिए, अब हम चलते हैं, एक और फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, जिसका काम रहेगा डेटा को शो करना। यहाँ पे हम डेटा को शो करने वाले हैं। तो डेटा को शो करना है, तो सबसे पहले लोकल स्टोरेज से डेटा उठाना पड़ेगा। तो यहाँ चलते हैं, और ये जो गेट डेटा की जो क्वेरी है, उसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मुझे ये सारा डेटा मिल चुका है। इस डेटा को शो करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस डेटा पे लगा लेते हैं फॉर ईच लूप, जिसकी हेल्प से मुझे एक-एक ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। हर ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल रख लेता हूँ आइटम, और कंसोल करके देखते हैं कि हमें वो सारे आइटम मिल जाएँगे। बट उसके लिए पहले हमें फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। तो मैं इस फंक्शन को यहीं पे कॉल कर लेता हूँ। यहाँ चलते हैं, और आप देखोगे कि हमें सारा डेटा मिल चुका है।
अब हमें क्या करना है, इस डेटा को एक एलआई में भेजना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नई एलआई क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं और डेटा गेट करने के बजाय एक न्यू एलआई ले लेता हूँ, लेट न्यू एलआई। और आप जानते हैं कि हमें न्यू एलआई कैसे क्रिएट करनी है। हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। एक एलआई टैग क्रिएट हो चुका है। अब इस एलआई में सबसे पहले मुझे क्या रखना है, एक चेक बॉक्स। तो चलिए यहाँ चलते हैं और एक चेक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। फिर से मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करूँगा और यहाँ पे एक इनपुट क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि चेकबॉक्स एक इनपुट ही होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट का टाइप रहने वाला है, वो टाइप रहने वाला है टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं चेकबॉक्स का जो टाइप है, उसे चेंज करके चेकबॉक्स में कर लेता हूँ। और अब मुझे एक न्यू चेकबॉक्स मिल चुका है। सबसे पहले हमें इसी एलआई में क्या करना है, ये चेकबॉक्स ही भेजना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ न्यू एलआई डॉट अपेंड चाइल्ड का, जिससे मैं यहाँ पे इस चेकबॉक्स को भेज पाऊँ। चलिए इस एलआई को हम कंसोल भी करके देखते हैं कि जो एलआई हमारी क्रिएट हुई है, उस एलआई के अंदर सक्सेसफुली चेकबॉक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कंसोल इज नॉट अ फंक्शन, और यहाँ पे हमने लॉग नहीं लगाया गाइस। तो आप देखेंगे कि हर एक आइटम के लिए एक एलआई क्रिएट हो चुकी है, चेकबॉक्स भी आ चुका है, बस उसमें आइटम नहीं आया है। तो रख देते हैं आइटम। और हमने वहाँ पे आइटम को रखा था एक स्पैन टैग में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करेंगे और एक स्पैन टैग भी क्रिएट कर लेंगे। चलिए यहाँ चलते हैं और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक न्यू स्पैन और क्रिएट कर लेता हूँ एक स्पैन टैग। अब इस स्पैन टैग के अंदर हमें क्या करना है, जो यूज़र का आइटम है वो भेजना है। तो न्यू स्पैन डॉट इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इनर टेक्स्ट का यूज़ कर लेता हूँ और इसके इनर टेक्स्ट में क्या भेजने वाला हूँ, आइटम डॉट हमारी की क्या है। यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि हमने जो की भेजी थी वो भी आइटम है। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ आइटम डॉट आइटम। और ये जो स्पैन टैग है, ये भी हमें कहाँ भेजना है, एलआई के अंदर। तो फिर से मैं क्या कर देता हूँ, न्यू एलआई डॉट अपेंड चाइल्ड का यूज़ करके इसको वहाँ पे भेज देने वाला हूँ। अब फिर से देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं और इस बार एलआई के अंदर आप देखेंगे कि स्पैन टैग में हमारा आइटम भी आ रहा है। अब हमें जो रखना है वो है डिलीट बटन। चलिए यहाँ चलते हैं और डिलीट बटन को भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक आइटम के लिए हमें बार-बार क्रिएट करने होते हैं। पहले से हम उसे नहीं रख सकते। हमें नहीं पता कि यूज़र कितने आइटम ऐड करने वाला है या कितने आइटम लिस्ट में रहने वाले हैं। तो जितने भी आइटम हो, हर आइटम के लिए हर बार एक न्यू एलआई जनरेट होगी। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ न्यू बीटीएन। अब इस न्यू बीटीएन के इनर टेक्स्ट में भी हमें भेजना पड़ेगा डिलीट। तो यहाँ रख लेता हूँ और इसके आगे लगा लेता हूँ इनर टेक्स्ट। और फाइनली हमें क्या करना है, न्यू एलआई के अंदर इस डिलीट बटन को भी अपेंड कर लेना है। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ न्यू एलआई डॉट अपेंड चाइल्ड न्यू बीटीएन। अभी यहाँ चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि एलआई आ चुकी है, एलआई के अंदर इनपुट आ चुका है, उसमें टेक्स्ट आ चुका है और बटन आ चुका है। तो फाइनली सारी एलाइज़ तो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, लेकिन इनका करना क्या है? सिंपल है गाइज़, इनको हमें भेज देना है यूएल के अंदर। तो यूएल को हमने कहाँ गेट किया था? यहाँ पे लिस्ट आइटम के अंदर। और कंसोल करने की बजाय मैं यहाँ पे रख लेता हूँ लिस्ट आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड में हम क्या भेजने वाले हैं? न्यू एलआई। चलिए एक बार देखें। यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, आ चुका है। लेकिन एक चीज़ प्रॉब्लम है, जो आइटम पहले से था यहाँ पे इनर टेक्स्ट के अंदर, वो भी आ गया। वो नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब भी मेरा शो डेटा फंक्शन चलेगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मेरा यूएल है, उस यूएल को खाली करूँगा। तो यहाँ चलते हैं और ये जो डेटा लिस्ट है, इसको यहाँ पे मैं कर देने वाला हूँ ब्लैंक। तो मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे इनर एचटीएमएल और इसको हम करेंगे ब्लैंक। तो पहले जब भी डेटा लोड होगा, यूएल हमारा पहले ब्लैंक हो जाएगा, उसके बाद उसमें डेटा लोड होगा। ये लीजिए, तो कंप्लीट डेटा आ चुका है। अब हमें लगाना है आईडी का लॉजिक, क्योंकि बिना आईडी के हम यहाँ पर डिलीट ऑपरेशन नहीं कर पाएँगे, चेक्ड ऑपरेशन नहीं कर पाएँगे, और आईडी हर एक आइटम की यूनिक होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं और जहाँ हम डेटा भेज रहे हैं, वहीं पर हम देखेंगे कि आईडी को किस हिसाब से भेजना है। तो ऐड डेटा के अंदर सबसे पहले तो मैं क्या ले लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट लास्ट आईडी। और मैं ये मान लेता हूँ कि जो लास्ट आईडी है वो 0 है, यानी हर आइटम में 0 ही जाने वाला है, और इसमें मैं भेज देता हूँ लास्ट आईडी। चलिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है, बट मैं यहाँ पे रख लेता हूँ एक कंडीशन। मैं लगा देता हूँ एक कंडीशन कि जो डेटा है उसकी लेंथ अगर 0 से ज़्यादा हो, यानी यूज़र के लिस्ट के अंदर पहले से एक भी आइटम पड़ा हुआ होगा, तो उसकी आईडी 0 होगी। तो उस केस में हमें 0 नहीं भेजना है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि अगर जो डेटा की लेंथ है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपको क्या करना है? तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो भी लास्ट आइटम है उसकी आईडी क्या है,
और आपको पता है कि हम सारे आइटम्स को अनशिफ्ट कर रहे हैं, यानी लास्ट आइटम सबसे पहले नंबर पे होगा। तो यहाँ चलते हैं और ये जो डेटा एरे है, इस एरे में से हम फाइंड कर लेते हैं 0 इंडेक्स वाला ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी की से हमें मिल जाएगी आईडी और इस आईडी को मैं क्या कर लेता हूँ, लास्ट आईडी में असाइन करवा लेता हूँ। तो यहाँ से ये आईडी मुझे क्या मिलने वाली, जो भी उसके अंदर लास्ट एलिमेंट पुट हुआ है उसकी आईडी मुझे यहाँ पे मिल रही है। बट वो आईडी ऑलरेडी उसमें है, तो वो आईडी मैं यहाँ पे क्यों भेज रहा हूँ? हमें क्या कर लेना है, इस लास्ट आईडी को इंक्रीज कर लेना है और अब कभी भी सेम आईडी हमारे डेटा में नहीं जाने वाली है। इवन अगर आप बीच में से कुछ आइटम डिलीट भी कर देते हो तो भी नहीं। चलिए यहाँ चलते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ के चेक कर लेते हैं। मैं एक आइटम ऐड कर लेता हूँ जिसके लिए लिख देता हूँ न्यू आइटम एंड ऐड। चलिए इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ चलते हैं एप्लीकेशन के अंदर और आपको मिलेगा कि इसकी आईडी क्या है, 0। अब मैं जितने भी आइटम ऐड करूँगा उसके लिए हर बार न्यू आईडी जनरेट होगी। इवन आप बीच में से कुछ डेटा डिलीट भी कर देते हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए आईडी का लॉजिक लग गया है। अब हम लगाते हैं चेकबॉक्स का लॉजिक। अब जब मैं इस चेकबॉक्स को चेक करता हूँ तो चेकबॉक्स चेक तो हो जाता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि रिफ्रेश करने से ये वापस अनचेक रहता है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई लोकल स्टोरेज का लॉजिक नहीं लगाया है। यहाँ पे हम उस डेटा का यूज करेंगे जो डेटा हमने इफ चेक के अंदर भेजा था फॉल्स बना के। हम क्या करेंगे, जब इस इनपुट पे क्लिक करेंगे तो इनपुट पे क्लिक करने पर होना क्या चाहिए कि अगर डेटाबेस के अंदर इस ऑब्जेक्ट में पहले से इफ चेक्ड फॉल्स है तो ट्रू हो जाए और ट्रू है तो फॉल्स हो जाए। तो हम यहाँ चलते हैं हमारे कोड में और ये जो हमारा न्यू चेक बॉक्स है, इस न्यू चेक बॉक्स पे क्या करते हैं, ऑन क्लिक लगा देते हैं और ऑन क्लिक पे मैं यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ एक अनोनिमस फंक्शन। इस फंक्शन में सबसे पहले हम लोकल स्टोरेज से डेटा गेट करेंगे, तो यहाँ चलते हैं और ये लोकल स्टोरेज से डेटा गेट करने की क्वेरी को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और डेटा का इस बार मैं वेरिएबल का नाम अलग रख देता हूँ, लेट एरे। अब इस एरे के अंदर से हमें कौन-सा डेटा चाहिए, जिस डेटा की आईडी इस एलआई से मैच करे, यानी इस चेकबॉक्स से मैच करे। तो यहाँ चलते हैं और इस चेकबॉक्स के अंदर हमने ऑलरेडी आईडी भेज रखी है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट चेक आईडी और चेक आईडी इज़ इक्वल टू क्या है, चेकबॉक्स डॉट वैल्यू, क्योंकि मैं जिस चेकबॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ उसके अंदर उस आईडी की वैल्यू भी तो है। ओके, अब हमें क्या करना है, इस एरे में से वो डेटा ढूँढ के लाना है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ फाइंड मेथड का। तो मैं एक वेरिएबल लूँगा लेट फाउंड या फिर फाउंड डेटा, जो भी डेटा हमें मिल रहा है वो इसमें स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ वेरिएबल, इस पे हम लगाने वाले हैं फाइंड मेथड। फाइंड मेथड के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ जैसे ईएल, एक-एक करके ये डेटा यहाँ पे भेजेगा। हमें चेक करना है कि ईएल की जो आईडी है वो डबल इक्वल टू अगर यहाँ पे चेक आईडी है, तो वो मुझे रिटर्न हो जाएगी इस फाउंड डेटा के अंदर। चलिए इस फाउंड डेटा को एक बार करवा लेते हैं कंसोल और मैं यहाँ पे रख लेता हूँ फाउंड डेटा। यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं एक बार मुझे मिलती है कि नहीं मिलती है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ और आप देखोगे ये वो डेटा मुझे मिल गया जिसकी आईडी 10 है। अब यहाँ पे वो डेटा तो मुझे मिल गया है, बट इस डेटा के अंदर आप देखोगे कि ये जो इफ चेक के अंदर फॉल्स है, यहाँ पे क्या चला जाना चाहिए, ट्रू। बट मान लीजिए कि पहले से अगर ट्रू होता तो क्या जाता, फॉल्स। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं एक कंडीशन और इस कंडीशन में मैं बोल देता हूँ कि जो फाउंड डेटा है उस फाउंड डेटा के अंदर इफ इफ चेक्ड जो है वो पहले से अगर ट्रू है तो आप एक काम करो, इसको कर दो फॉल्स। तो इसको मैं यहीं से पिक कर लेता हूँ या फिर यही लाइन में पिक कर लेता हूँ, ये लीजिए। यहाँ पे हम रख लेते हैं इज इक्वल टू लगा देंगे और एल्स के अंदर हम क्या कर देने वाले हैं, उसको कर देने वाले हैं फॉल्स। तो सॉरी, यहाँ पे हमें करना है फॉल्स, माय बैड एक्चुअली, और यहाँ पे हम रहने देंगे ट्रू। तो जैसे ही हम डेटा गेट करेंगे, अगर वो फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा और वापस से इस डेटा को क्या करने वाले हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर भेज देने वाले हैं। तो यहाँ चलते हैं और फिर से इसे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम का मैं यूज़ करके इसे दोबारा से भेज देने वाला हूँ। तो यहाँ चलते हैं एंड लेट मी सेंड दिस। कहाँ है, ये रहा। बस इस बार हमारे एरे का नाम बदल चुका है। एरे का नाम क्या है, डेटा एरे। तो चलिए अब हम यहाँ पे डेटा चेक करके देखते हैं। मैं ब्राउज़र पे चलता हूँ और रिफ्रेश कर देते हैं एक बार और चेक करते हैं। इफ चेक्ड फॉल्स का फॉल्स ही है, ट्रू नहीं हो रहा है, मतलब गाइस हमने कुछ गड़बड़ की होगी। यहाँ चलते हैं और ये देखिए डबल इक्वल टू को यहाँ से नहीं हटाया। चलिए यहाँ चलते हैं और अब मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, आप यहाँ नोटिस कीजिए ये फॉल्स और जो ट्रू है बार-बार चेंज होते रहेंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तब ये ट्रू है एंड फिर से अगर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे
फॉल्स है। बट इससे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पर तो ये ट्रू है, बट यहाँ पे ये चेक्ड भी तो दिखना चाहिए। तो जब हमें किसी इनपुट टाइप चेकबॉक्स को पहले से चेक्ड दिखाना हो तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं चेक्ड एट्रीब्यूट, और इसी चेक्ड एट्रीब्यूट को हमें क्या करना है, ट्रू कर देना है। तो चलते हैं सो डेटा के अंदर, हम यहाँ पे जहाँ सो डेटा कर रहे हैं वहाँ पे चेक कहाँ है हमारा? ये रहा। इस चेकबॉक्स के अंदर जब हम चेकबॉक्स में आईडी भेज रहे होते हैं, तब हम एक कंडीशन और लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेता हूँ कि जो भी आइटम आ रहा है, उस आइटम के इफ चेक्ड में क्या पड़ा है। आइटम डॉट इफ चेक्ड, अगर ये डबल इक्वल टू ट्रू है, तो मैं बोलता हूँ कि आप एक काम करो, जो मेरा न्यू चेकबॉक्स है, उसको भी चेक्ड ट्रू कर दो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेक्ड इज़ इक्वल टू ट्रू। एंड लेट्स सी, अब यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं और आप देखोगे जो-जो डेटा चेक है, वो रिफ्रेश करने पे भी चेक रहेगा। बट एक प्रॉब्लम है, जब मैं चेक करता हूँ तो इंस्टेंट चेक्ड है, बट यहाँ पे वापस अनचेक करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे अनचेक करने के बाद में ये लिस्ट जो है वो वापस से रिफ्रेश होनी चाहिए। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ चल के इसको रिफ्रेश करने के लिए मैं क्या यूज़ कर लेता हूँ, ये जो सो डेटा है, इस सो डेटा को यहाँ पे रख लेता हूँ कि जब भी आप नया डेटा भेजो तो उसे रिफ्रेश भी कर दो। चलिए, ये काम तो हमारा यहाँ पे हो गया। रिफ्रेश इसलिए करवा रहा हूँ गाइज़, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमारा कितना डेटा चेक्ड है और कितना डेटा अनचेक्ड है। उस केस के अंदर जब हमें देखना होगा कि कितनी क्वांटिटी परचेज़ करेगी है, तो हम चेक्ड आइटम को काउंट करेंगे। तो जब तक हमारा सो डेटा रिफ्रेश नहीं होगा, तब तक कैसे पता चलेगा कि कोई आइटम अपडेट हुआ है? चलिए, यहाँ पे चेक का लॉजिक लग चुका है इज़िली, और रिफ्रेश करने से भी ये चेक्ड नहीं जा रहा है। चेक करने के साथ ही हम एक काम करते हैं, जो हमारा स्पैन है, उस पे कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ चलते हैं और जब मैं आइटम को चेक करता हूँ, तो आइटम को चेक करने पर यहाँ पे क्या होना चाहिए, न्यू स्पैन का जो कलर है, वो यहाँ पे ग्रे हो जाना चाहिए। ओके। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस स्पैन के लिए भी एक कंडीशन लगा लेते हैं, ये लीजिए, और सेम यही कंडीशन मैं लगाने वाला हूँ, तो यहीं से पिक कर लेता हूँ। ओके, कहाँ है हमारा स्पैन? ये रहा। अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो स्पैन की स्टाइल क्या हो जाए, कलर ग्रे। स्टाइल डॉट कलर इज़ इक्वल टू ग्रे। और साथ ही मैं यहाँ पे एक और स्टाइल यूज़ कर लेता हूँ, तो रख लेते हैं न्यू स्पैन पहले तो, और मैं इसको क्या कर देने वाला हूँ, जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो लाइन थ्रो कर देने वाला हूँ। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन इज़ इक्वल टू लाइन थ्रो। यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं और अब देखिए जो भी डेटा चेक्ड है, वहाँ पे ये ग्रे भी आएगा और लाइन चेक्ड भी आएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स पहले वाले डेटा से है, क्योंकि शुरू में हमने कुछ डेटा यहाँ पे स्टोर किया था और उन सब की आईडी सेम थी। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे, तो यहाँ आपको मिलेगा कि बहुत सारे आइटम की जो आईडी है वो सेम है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे 000। सो दैट डज़न्ट मैटर, क्योंकि हम बिल्कुल फ्रेश डेटा डालेंगे, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ चेक्ड का लॉजिक तो क्लियर हो गया है। जब चेक्ड का लॉजिक क्लियर हो ही गया है, तो यहाँ पे दिखा भी देते हैं ना कि टोटल आइटम कितने हैं। चलिए, तो यहीं पे ऊपर मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लगा लेने वाले हैं एक वेरिएबल, तो मैं ले लेता हूँ टोटल आइटम, और हम जानते हैं कि टोटल आइटम कितने हैं। तो यहाँ चलते हैं और डेटा पर मैं लगा देता हूँ लेंथ। ओके। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि चेक्ड आइटम कितने हैं। तो हम यहाँ पे डेटा पे लगाने वाले हैं फ़िल्टर। फ़िल्टर आपको पता है गाइज़ क्या करता है, हमें एक एरे रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ईएल, और क्या चेक कर लेता हूँ कि ईएल के अंदर जो ईएल डॉट इफ चेक्ड है, वो डबल इक्वल टू अगर ट्रू है, तो आप मुझे एक एरे रिटर्न कर दो, और उस एरे को मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ लेट चेक्ड डेटा में। और इस चेक्ड डेटा की जो लेंथ है, वही यहाँ पे टोटल चेक्ड डेटा है। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे पहले तो मैं कंसोल कर लेता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि ये जो हमें रिटर्न कर रहा है, उसमें सारे वही ऑब्जेक्ट होंगे जिसके इफ चेक्ड चेक्ड हो, यानी ट्रू हो। चलिए यहाँ चलते हैं, कंसोल में देखते हैं, आप देखोगे कि अब एरे एक एरे है हमारे पास में, और जिसका इफ चेक ट्रू है वही यहाँ पे है। तो इसकी जितनी लेंथ है, वही तो हमारे चेक्ड आइटम है। तो यहाँ चलते हैं और इसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, टोटल चेक्ड इज इक्वल टू चेक डेटा डॉट लेंथ। ओके, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे चेक डेटा, और जब भी हम डेटा शो करेंगे, इन तीनों बटन्स के अंदर डेटा को क्या करने वाले हैं, फिर से अपडेट भी करने वाले हैं। तो इन तीनों बटन को भी मैं गेट कर लेता हूँ, यहाँ पे यूज कर लेता हूँ लेट ऑल बीटीएंस।
और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज़ करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो तीनों बटन इसमें आ चुके हैं और आप यहाँ पे देखोगे कि जो फर्स्ट बटन है वो ऑल आइटम के लिए है, सेकंड बटन यहाँ पे परचेज्ड आइटम के लिए है और लास्ट बटन है रिमेनिंग आइटम्स के लिए। तो यहीं पे मैं क्या कर लेता हूँ, सो डेटा के अंदर शुरू होते ही इनका यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऑल बीटीएन्स के अंदर इंडेक्स नंबर का यूज़ करके मैं इनमें ये वैल्यूज़ पहुँचाने वाला हूँ। तो जब भी मेरा डेटा अपडेट होगा उसके बाद में हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे लेने वाले हैं इसका इंडेक्स नंबर 0 और 0 इंडेक्स नंबर पे कौन है, टोटल आइटम वाला बटन है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसके इनर टेक्स्ट के अंदर या फिर इनर एचटीएमएल ले लेते हैं और बैकटिक्स का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और लिख देता हूँ टोटल आइटम्स। टोटल आइटम्स कितने हैं उसके लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना रखा है टोटल आइटम का, इसमें हमें मिल जाएगा कि टोटल आइटम क्या मिल रहा है। ये लीजिए, मिल गया टोटल आइटम, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। 3 टाइम्स रख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर इंडेक्स पे जो बटन है, वो बटन है परचेज़्ड आइटम के लिए। तो यहाँ चलते हैं और जो टोटल चेक्ड है वही हमारे परचेज़्ड आइटम है, उसको यहाँ से पिक करता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ। ये लीजिए और थर्ड क्या है, टोटल आइटम माइनस चेक्ड आइटम। तो यहाँ रख लेता हूँ टोटल आइटम और ऑलरेडी हमारे पास चेक्ड आइटम है। ये लीजिए, यहाँ से उठा के इसको यहाँ रख लेते हैं। ओके। अभी यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं और हम देखोगे कि कंप्लीट डेटा भी हमें मिल रहा है कि टोटल आइटम्स कितने हैं, चेक्ड आइटम्स कितने हैं और यहाँ पे हमने ये चेंज नहीं किया टोटल वाला एक्चुअली। परचेज्ड एंड रिमेनिंग डेटा। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परचेज्ड और यहाँ पे हम लिख देने वाले हैं रिमेनिंग। ये लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे टोटल आइटम्स भी आ गए हैं, परचेज्ड आइटम भी आ गए हैं और रिमेनिंग आइटम्स भी आ गए हैं। इनका लॉजिक भी हम लगाएँगे कि कैसे हम इन पे क्लिक करके इन्हीं के डेटा को गेट करें। तो देखो, जहाँ-जहाँ पर हमने शो डेटा कॉल कर रखा है, वहाँ पे हम एक आर्गुमेंट भेज देते हैं। तो चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ-कहाँ पे शो डेटा फंक्शन हमने कॉल करवाया है, बस 2-3 जगह पे ही है। तो यहाँ पे मैं एक आर्गुमेंट भेज रहा हूँ ऑल या फिर मैं भेज देता हूँ फ़िल्टर, ऑल ठीक रहेगा। सो मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ एक ऑल स्ट्रिंग इसके अंदर और जहाँ पे शो डेटा मेरा फंक्शन है, कहाँ पे है चलिए देख लेते हैं। ये रहा, इस शो डेटा के अंदर ये स्ट्रिंग मैं लेने वाला हूँ फ़िल्टर डेटा के नाम से। तो इसका हम कैसे यूज़ करेंगे उसको देखते हैं पहले। ये 3 जो बटन है, इन तीनों बटन का काम क्या है? जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ऑल डेटा दिखे, जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे शो डेटा दिखे और जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे रिमेनिंग डेटा दिखे। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ चलने के बाद में हम इन तीनों बटन पे ऑन क्लिक लगा लेते हैं। तो ऑन क्लिक पे तो हमें शो डेटा फंक्शन ही दिखाना है, तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ शो डेटा और शो डेटा के अंदर भेजना भी हमें ऑल ही है। ये लीजिए। बट अगर बाकी वाले 2 बटन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हम भेजने वाले हैं परचेज़्ड और नॉन परचेज़्ड। तो यहाँ पे मैं इन दोनों बटन पे भी ये फंक्शन कॉल कर लेता हूँ और ऑल की जगह मैं भेज देता हूँ परचेज़्ड और यहाँ पे हम भेज देते हैं रिमेनिंग। ये लीजिए, यहाँ पे आर को मैं कर देता हूँ स्मॉल और मेरे ख्याल से अभी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कंसोल में चलते हैं एंड नो प्रॉब्लम, ओके। यहाँ चलते हैं और जो भी वैल्यू हमें मिल रही है उसको एक बार कंसोल करवा के देखते हैं। जो शो डेटा है यहाँ पे मैं जो डेटा मुझे मिल रहा है उसको कंसोल करवा लेता हूँ। तो मैं कंसोल करवा लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे फ़िल्टर डेटा। ये लीजिए एंड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो डेटा चल रहा है तो ऑल आ रहा है और परचेज़ पे क्लिक कर रहा हूँ तो परचेज़्ड आ रहे हैं एंड रिमेनिंग पे क्लिक करने से रिमेनिंग आ रहा है। अब हमें क्या करना है, एक छोटी-सी कंडीशन लगानी है बस। यहाँ चलते हैं और यहाँ पे हम डेटा कहाँ इटरेट कर रहे हैं, यहाँ पे इटरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ एक कंडीशन। मैंने लगाई एक कंडीशन कि जो फ़िल्टर डेटा है वो फ़िल्टर डेटा क्या मिल रहा है हमें। तो यहाँ चलते हैं और फ़िल्टर डेटा में मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर ये डबल इक्वल टू है किसके? परचेज़्ड के। तो परचेज़्ड कहाँ है? ये रहा। परचेज़्ड की स्पेलिंग भी मिस्टेक है बट डज़न्ट मैटर। ओके। सो कहाँ गई हमारी कंडीशन? ये रही। अगर यहाँ पे ये स्ट्रिंग मुझे मिलती है तो आप एक काम करो, जो डेटा है इस डेटा के अंदर असाइन कर लो चेक्ड डेटा को। तो डेटा इज इक्वल टू चेक्ड डेटा। अब ये चेक्ड डेटा कहाँ से आया? आपको याद होगा जस्ट अभी हमने फ़िल्टर मेथड का यूज़ करके एक अरे बनाया था जिसमें सिर्फ़ चेक्ड आइटम हो। तो अभी जैसे ही मैं क्लिक करूँगा डेटा में चला जाएगा चेक डेटा और जो फोर ईच लूप चल रहा है डेटा शो करने के लिए वो सिर्फ़ चेक्ड डेटा पे चलेगा। चलिए चेक करते हैं। ये लीजिए, परचेज़्ड आइटम पे क्लिक करने से सिर्फ़ हमें चेक्ड डेटा मिल रहा है और
टोटल आइटम्स पे क्लिक करने से टोटल डेटा। अब ऐसे ही हम रिमेनिंग के लिए भी एक बना लेते हैं, तो यहाँ चलते हैं और इसी कंडीशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ। बस इस बार हमें फ़िल्टर डेटा क्या मिलने वाला है यहाँ पे, रिमेनिंग। तो रिमेनिंग को मैं पिक कर लेता हूँ। यहाँ चलते हैं, सो डेटा के अंदर इसमें मैं रख देता हूँ रिमेनिंग। बस इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरे रिमेनिंग के लिए भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि चेक्ड के लिए तो हमने ऑलरेडी एरे बना रखा था। तो इसी कंडीशन को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अगेन और यहाँ पे लिख देता हूँ अनचेक्ड। बस ये एक वेरिएबल बन चुका है, यहाँ पे ईएल है और मैं यहाँ पे डबल इक्वल टू कर देने वाला हूँ फॉल्स। तो जिसमें फॉल्स पड़ा है वो डेटा यहाँ पे अनचेक्ड में आने वाला है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा के अंदर अनचेक्ड नाम के इस एरे में स्टोर करवा लेंगे। चलिए यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, टोटल आइटम्स, परचेज्ड आइटम एंड रिमेनिंग आइटम्स। तो ये सारे लॉजिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो लॉजिक बचता है वो है डिलीट का लॉजिक। टोटल आइटम डिलीट, चेक्ड आइटम डिलीट और यहाँ पे साथ ही पर्टिकुलर आइटम डिलीट। तो पहले हम टोटल आइटम डिलीट बनाते हैं, जो कि बहुत ईजी है। यहाँ चलते हैं और टोटल आइटम डिलीट का जो बटन है वो कहाँ पे है, ये रहा यहाँ पे टॉप पे। तो इस पर मैं लगा देता हूँ एक ऑन क्लिक। फंक्शन हम बना लेते हैं डिलीट ऑल डेटा। ये लीजिए, यहाँ नीचे चलेंगे और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे डिक्लेयर भी कर देता हूँ। तो एक एरो फंक्शन ही मैं बनाऊंगा, यहाँ पे कॉन्स्ट ले लेता हूँ ऑल डेटा के नाम से और यहाँ पे हम रख देने वाले हैं एक एरो फंक्शन। और इस एरो फंक्शन का सिंपल सा काम क्या है कि ये यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दे लोकल स्टोरेज को। तो लोकल स्टोरेज को क्लियर करने के लिए हमें लिखना होता है लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर और आपके पास होनी चाहिए की। तो हमारी की क्या है यहाँ पे, ग्रो आइटम या ग्रो लिस्ट। चलिए, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा लिस्ट तो डिलीट हो जाएगी, लेकिन ये जो शो डेटा है ये फंक्शन भी तो दोबारा चलना चाहिए, जिससे लिस्ट उसी टाइम क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे मैं इसको पुट कर देता हूँ, यहाँ चल के रिफ्रेश करता हूँ और मेरे एक क्लिक पे लाइक थैनोस सब कुछ यहाँ से डिलीट होने वाला है। चलिए, ओके, अब हमने डिलीट तो कर दिया, लेकिन हमें बहुत सारा डेटा वापस भी ऐड करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी उस डेटा के अंदर जो थी आईडी प्रॉब्लम कर रही थी। बहुत सारे डेटा की हमने पहले जो है आईडी सेम भेज रखी थी, जिसकी वजह से हमारा डिलीट का लॉजिक गड़बड़ हो सकता था। अब हम यहाँ पे डिलीट चेक्ड आइटम का जो है वो लॉजिक लगाएँगे। यहाँ चलते हैं और इस बटन पे भी मैं क्या करता हूँ, एक ऑन क्लिक फंक्शन लगा देता हूँ। तो ये रहा हमारा बटन और इस बटन पे हम एक ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल करने वाले हैं और इस फंक्शन का मैं नाम रख लेता हूँ चेक्ड डेटा। ऑल की बजाय हम यहाँ पे रखने वाले हैं चेक्ड। ओके। अब चेक्ड डेटा का काम क्या है कि जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर इफ चेक्ड की वैल्यू ट्रू है, वो वहाँ से रिमूव हो जाए। चलिए यहाँ चलते हैं और यहाँ जाने के बाद में मैं एक और कांस्टेंट ले लेता हूँ। अब डेटा चेक करने के लिए हमें डेटा गेट भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ चलते हैं और डेटा को गेट करने वाली जो हमारी क्वेरी है उसको मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, अब इसमें से हमें कौन-कौन सा आइटम चाहिए, जो आइटम चेक्ड हो चुके हैं या फिर जो आइटम अनचेक्ड है। तो यहाँ पे जस्ट हमें हमने अभी अनचेक्ड के लिए भी एक क्वेरी लगा रखी है फ़िल्टर मेथड से। आप अगर देखोगे तो कहाँ गई, ये रही। सॉरी, शो डेटा के अंदर है वो। हुँ, यहाँ पे ये रही रेडी। अगर आप देखोगे तो ये जो एरे है ये क्या है, अनचेक्ड आइटम का एक एरे है। तो इसी एरे को मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। यहाँ चलते हैं और यहाँ पे हम इसे रख लेते हैं। अब ये जो अनचेक्ड डेटा है, इस डेटा के अंदर क्या है, वो सारा डेटा है जिसकी कंडीशन फ़ॉल्स है, यानी इफ चेक्ड फ़ॉल्स है, ट्रू वाला डेटा यहाँ पे है ही नहीं। तो हम यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करते हुए यही एरे क्या करेंगे, पहले वाले एरे से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ चलते हैं और रिप्लेसमेंट भी लगा लेते हैं। तो मैं सेट आइटम की क्वेरी भी लगा लेता हूँ और शो आइटम फंक्शन भी दोबारा कॉल करेंगे, जिससे चेक्ड डेटा में जो फंक्शन डिलीट हुए हैं वो उसी टाइम हमें नज़र आ जाएँ। ये लीजिए, और अब हम यहाँ पे डेटा एयर की जगह क्या भेजने वाले हैं, अनचेक्ड डेटा। तो अनचेक्ड डेटा क्या है, खुद एक एरे है जो हमने जस्ट अभी यूज़ किया था अनचेक्ड डेटा को दिखाने के लिए। यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं और पहले मैं बहुत सारा डेटा ऐड कर लेता हूँ। क्या प्रॉब्लम आ रही है, चलिए चेक कीजिए कि ऐड आइटम पे जो फंक्शन चल रहा है, ओहो! क्योंकि हमने वहाँ पे फंक्शन के अंदर एक वो रख लिया है आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड डेटा में भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ चलते हैं और ये रहा ऐड डेटा, यहाँ पे मैं भेज देता हूँ ऑल। चलिए, रिफ्रेश करते हैं, ये सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है जो मैंने अभी ऐड किया है और यहाँ पे भी मैं और डेटा भेज देता हूँ, ये लीजिए। आई एम सॉरी, एक छोटी-सी प्रॉब्लम है यहाँ पे। हमने यहाँ पे डेटा ऐड तो किया है, लेकिन डेटा ऐड करते ही उसको रिफ्रेश नहीं किया है उसी टाइम पे। तो यहाँ चलते हैं और ये जो हमारा शो डेटा नाम का फंक्शन है, कहाँ है गाइज़? ये रहा।
ये तब भी तो रिफ्रेश होना चाहिए, यानी जब भी मैं डेटा ऐड करूँ, ऐड होते ही वो वहाँ लिस्ट में दिखना चाहिए। तो यहाँ चलते हैं और जो हमारा फंक्शन है ऐड डेटा कहाँ गया? ये रहा। इस ऐड डेटा फंक्शन में सब कुछ होने के बाद में आप एक काम करो सेव डेटा फंक्शन को फिर से कॉल कर लो। यहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ और मैं लिखता हूँ न्यू आइटम और जैसे ही मैं ऐड डेटा पे क्लिक करूँगा आप देखोगे न्यू आइटम अब यहाँ पे आ चुका है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे ढेर सारा डेटा है, आप चाहें तो कुछ और डेटा भी रख सकते हैं, ये लीजिए। जैसे-जैसे आप डेटा रखेंगे ये यहीं स्क्रॉल होगा इसी ड्यू में। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डिलीट का लॉजिक लगाना है। चलिए, पहले हम अपने जो चेक्ड आइटम को डिलीट करने का जो लॉजिक है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ आइटम्स को मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे ये मैंने कुछ न्यू आइटम्स चेक किए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाइव काम कर रहे हैं उसी टाइम। जैसे ही मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो लिस्ट भी चेंज हो रही है। सो यहाँ से मैं बहुत सारा आइटम जो है वो चेक कर लेता हूँ एंड डिलीट चेक्ड आइटम पे क्लिक करता हूँ और आप देखोगे कि डिलीट तो हो गए होंगे, लेकिन ये रिफ्रेश नहीं हुई है। देखते हैं क्या गड़बड़ है। गड़बड़ सिंपल है क्योंकि यहाँ पे हमने डेटा एरे को लिया है और सेट भी कर दिया। एक बार चेक करते हैं हम यहाँ पे कंसोल करके, तो लोकल स्टोरेज को एक बार रोक लेते हैं, यहाँ चलते हैं और यहाँ पे हम करते हैं कंसोल। दिस इज़ नॉट डिफाइंड एक्चुअली। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा डेटा एरे। ओके, अभी हम इस लोकल स्टोरेज को भी यहाँ से हटा सकते हैं, सॉरी कंसोल को यहाँ से हटा सकते हैं, लोकल स्टोरेज को भी अनकमेंट कर सकते हैं। यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड डिलीट चेक डेटा। सारा डेटा डिलीट हो चुका है जो भी चेक्ड था। अब हमें डिलीट का लॉजिक लगाना है। अब डिलीट का लॉजिक लगाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं स्प्लाइस मेथड का। अब स्प्लाइस के अंदर हमें ये पता करना है कि हमें जो आइटम चाहिए उसकी इंडेक्स नंबर क्या है और आइटम को गेट कैसे करेंगे। जब मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा तो डिलीट बटन पे क्लिक करने से हमारे पास में उस आइटम की आईडी तो होगी, लेकिन उस आईडी के अकॉर्डिंग हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि उसका इंडेक्स नंबर क्या है अरे में। तो चलिए यहाँ चलते हैं और डिलीट का जो लॉजिक है उसको गेट कर लेते हैं। डिलीट बटन हमने कहाँ क्रिएट किया था, ये रहा। न्यू बीटीएन, इसी पे हम लगाने वाले हैं ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक पे मैं यहाँ पे एक अनोनिमस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। ये लीजिए यहाँ पे मैंने फंक्शन रख दिया है और इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटा को गेट करना है। तो डेटा को गेट करने के लिए यहाँ पे ये जो गेट डेटा क्वेरी है इसी को रख लेता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ डेटा एरा टू डिलीट। ओके, तो यहाँ पे एक एरे तो मेरे पास आ चुका है, लेकिन इस एरे में से वो कौन सा आइटम है जो मुझे डिलीट करना है। तो जब मैंने डिलीट बटन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर तो मेरे पास आईडी है, क्योंकि वो आईडी हमें यहाँ पे मिल रही है आइटम डॉट आईडी में। बट हमें वो आइटम चाहिए जिसकी आईडी इससे मैच करी हो। तो यहाँ पे मैं इस डेटा पे लगा लेता हूँ एक फॉर ईच लूप। चलिए, ये मैंने लगाया एक फॉर ईच लूप और इस फॉर ईच लूप के अंदर ये आइटम्स मुझे किसी एलिमेंट या फिर जो भी आप वेरिएबल रखोगे उस वेरिएबल में मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ एलिमेंट। तो एक-एक करके ये मुझे एलिमेंट मिलने वाला है जो कि ऑब्जेक्ट है और मुझे सिंपली यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगानी है और इफ कंडीशन में मुझे चेक कर लेना है कि इस एलिमेंट के अंदर इस एलिमेंट की आईडी क्या है। तो एलिमेंट डॉट आईडी डबल इक्वल टू यहाँ पे हमारी आइटम आईडी से मैच करनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि आइटम आईडी क्या है तो यहाँ चल के चेक कर लीजिए, ये रहा यहाँ पे आइटम और यहाँ से अगर ये आइटम आईडी और एलिमेंट आईडी मैच करती है तो मुझे क्या चाहिए, उस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे इस एलिमेंट के आगे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स और मुझे मिल गया इसका इंडेक्स नंबर। यहाँ चलते हैं और इस एरे पे अब मैं लगाने वाला हूँ स्प्लाइस। तो डॉट स्प्लाइस मेथड का मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और आपको पता है स्प्लाइस मेथड में आपको बताना होता है एक इंडेक्स नंबर, उसके बाद में आपको लिखनी होती है क्वांटिटी की इस इंडेक्स नंबर से शुरू करके इतने डेटा को डिलीट कर लो। तो इंडेक्स नंबर हमारे पास यहाँ आ चुका है इंडेक्स में और डेटा मुझे सिर्फ एक ही डिलीट करना है। ये लीजिए, इस एरे में से ये डेटा डिलीट हो चुका है। अब ये एरे हमें क्या कर देना है, वापस से भेज देना है लोकल स्टोरेज में। तो चलते हैं हमारे लोकल स्टोरेज की सेट क्वेरी को यहाँ से पिक कर लेते हैं और इसे मैं रख लेता हूँ इसके अंदर। तो कहाँ है हमारा डिलीट, ये रहा। बट इस बार हमें डेटा एरे नहीं भेजना है, ये जो डेटा एरे डिलीट है इसे भेज देना है। और जब ये वापस चला जाता है तो हमें फिर से क्या कर लेना है, शो डेटा फंक्शन को कॉल कर लेना है। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन को भी क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। ये लीजिए, यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड जस्ट चेक करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट न्यू आइटम है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, हो चुका है। या फिर आप चाहें तो कुछ अलग आइटम रख सकते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट दिखता हो, जैसे देखते ही आपको पता चले कि हाँ ये डिलीट हुआ है। मैं ले लेता हूँ हेलो आइटम्स या हेलो आइटम्स 001 या 011 जो भी है।
ऐड आइटम, यहाँ पे आइटम ऐड हो चुका है, इसको डिलीट करते हैं और ये आइटम डिलीट भी हो चुका है। अब यहाँ पे आप इंडिविजुअली आइटम डिलीट कर सकते हैं, सारे आइटम एक साथ डिलीट कर सकते हैं या फिर चेक्ड आइटम भी डिलीट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थी हमारी ग्रोसरी लिस्ट। आई होप आपने बहुत एन्जॉय किया होगा और इस लिस्ट का यूज़ ना सिर्फ़ आप ग्रोसरी के लिए बल्कि अपने टास्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।